हम लोग कितना घाम में काम करते हैं, आप लोग जो है से घरे बैठे सब्सक्राइब नहीं करते। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, लाइक कमेंट शेयर जल्दी करो, फटाफट करो। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के अभ्यास पे आशा करता हूँ आप सबों की दिवाली बहुत ही बेहतरीन रही होगी और आप सब बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी एंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हम लोग कर लेते हैं। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का है। तो आइए इसी क्रम में आज हमारा जो दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन को और फिर इसके सॉल्यूशन को भी समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये आपका कौन सा मृदा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा, है ना। लेटेराइट मृदा जो होती है रबर और कॉफ़ी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये किस इलाके में होता है, तो वैसे इलाके में जहाँ पे उच्च तापमान हो, जहाँ पे उच्च तापमान हो और साथ ही साथ भारी वर्षा हो, ऐसे जगहों इस तरह के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और ये रबर और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तरह की मृदा जो होती है किन किन स्टेट में पाई जाती है, तो इस तरह की मृदा जो होती है आपकी महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, केरल, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका कर्नाटका, इन सब सारे क्षेत्रों में क्या होता है आपके लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो है आपका न्हावा शोभा बंदरगाह, जिसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी न्हावा शोभा बंदरगाह की। सबसे पुराने अगर बंदरगाह की बात किया जाए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो ये चेन्नई बंदरगाह है, जिसकी स्थापना जो हुई थी ये 1858 में हुई थी, है ना, सॉरी 1859 में, 58 नहीं 1859 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वहीं पे बात किया जाए तूतीकोरिन जो हवाई ये आपका जो है बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपके तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है और इसका नाम चेंज कर दिया गया है ना। इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम याद रखिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह का इसका नाम क्या कर दिया है, चिदम्बरम, है ना, चिदम्बरम पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। तो हमारा दो का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 3 नंबर, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो हो जाता है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है ना, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये आपकी ब्यास नदी हो जाएगी। पंचनद की ब्यास नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है। और इस ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है ब्यास कुंड हो जाता है ना। कौन सा उद्गम स्थल है, तो ब्यास कुंड इसका उद्गम स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 4 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी, दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी, कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी, है ना। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये दुग्धधारा जलप्रपात ये सुमेलित नहीं है। ये दुग्धधारा जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी के तट पे ना होके, मांडवी नदी पे ना होके कौन सी नदी पे है, तो ये है आपकी नर्मदा नदी पे। तो इस तरह से हमारा 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। सही क्रम में आपको दिखाना है, तो इसका जो सही क्रम हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा पर्वत हो जाएगा। मकालू पर्वत की जो ऊंचाई है ना, इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 84-81 मीटर, है ना, 8481 मीटर हो जाता है। धौलागिरी पर्वत की जो ऊंचाई हो जाती है, इसकी सर्वोच्च चोटी की जो ऊंचाई हो जाएगी ये आपका हो जाता है 8672, यानी 8672 मीटर हो जाएगा, 8672 मीटर हो जाएगा। और
बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है ना। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मैकालू। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैकालू पर्वत, धौलागिरी पर्वत, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत हो जाएगा। मैकालू पर्वत जो होता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 8482 मीटर, है ना। कितनी ऊंचाई है, 8482 मीटर हो जाएगी। वहीं पे धौलागिरी पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8172 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8172 मीटर। नंगा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8126 मीटर हो जाएगा। और अन्नपूर्णा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8078 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन आपके सामने है कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है। दूसरा कथन है गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार का है। तीसरा ऑप्शन है बिटुमिन्स कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों, 1 2 3 या 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कथन नंबर 1 और 2, है ना। 7 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है। और दूसरा गोंडवाना युक्त कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार की है। तो पहला और दूसरा कथन जो है सही है, तीसरा कथन जो हो जाता है ये गलत हो जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का बी। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है ना। लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति कोयला के क्षेत्र के समीप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, दुर्गापुर, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर ए। दुर्गापुर जो लौह इस्पात कारखाना है इसकी ये कहाँ पे है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी, ब्रिटेन की मदद से की गई थी, है ना। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। तो 8 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दुर्गापुर। 9 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2011 के अनुसार, है ना, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना है, तो वो है 1028, है ना, 1028 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है ये कितना है, 829 है। और केरल की जो जनसंख्या है वो कितना है आपका, तो 860 है। केरल की जनसंख्या कितनी है, 860 है। लेकिन अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस राज्य का है, तो वो बिहार राज्य का है। और वो कितना हो जाता है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पर अगर बात किया जाए औसत जनसंख्या की, है ना, क्या बात किया जाए दोस्तों, भारत की औसत जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो औसत जनसंख्या का घनत्व जो हो जाता है, औसत जनसंख्या घनत्व जो हो जाता है भारत का, वो कितना हो जाएगा, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर की तरफ चलते हैं कि सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बृहस्पति हो जाता है, जिसका पलायन वेग कितना है, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। बृहस्पति का पलायन वेग है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। वहीं पर अगर पृथ्वी के पलायन वेग की बात किया जाए तो पृथ्वी का जो अर्थ का जो पलायन वेग है वो कितना हो जाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है ना। ये भी याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शामुन अरब क्षेत्र में, यानी कि स्थानीय पवन है और उस देश का नाम है, यानी शामुन जो है वो अरब क्षेत्र का स्थानीय पवन है। शांता आना जो है कैलिफोर्निया का स्थानीय पवन है।
हबूब जो है वो सूडान का स्थानीय पवन है, और ये आपका क्या हो जा रहा है, बोड़ा जो हो जा रहा है ये इटली का स्थानीय पवन है। तो उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शामून जो है ये अरब क्षेत्र का नहीं बल्कि कहाँ का है, ईरान का है ना। ईरान की स्थानीय पवन जो है जिसका नाम होता है शामून होता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 12 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है ना। मकर वृत्त जो होती है गुजरती है किस किस देशों से होकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि चिली, मोजाम्बिक और नामीबिया, इन तीनों देशों से आपकी होकर गुजरती है मकर वृत्त रेखाएं। मकर वृत्त रेखाएं जो होती है वो कुल 10 देशों से होकर गुजरती है ना। 10 देशों और 3 महादेशों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा जो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों, 1, 2, 4। 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन असत्य नहीं है ना, असत्य नहीं है उसकी पहचान करनी है आपको। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, वित्तीय अनुपात अनुच्छेद 360। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ना, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो आपका सत्य कथन है वो कौन सा है, केवल 3 है ना। केवल 3 कथन सत्य है, यानी वित्तीय आपात जो है वो आर्टिकल 360 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। वहीं पे राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 में बताया गया है। इसके बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। राष्ट्रीय 3 प्रकार के, हमारे यहाँ 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात पाए जाते हैं। ये संविधान के किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 18 में है ना, भाग 18 में है। तो ये भी याद रखिएगा। तो हमारा 13 का सही आंसर क्या हो जा रहा है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, केवल 3। 14 नंबर, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए, 55 सदस्य, 25 सदस्य, 23 सदस्य या 20 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 55 सदस्य। क्योंकि गणपूर्ति के लिए जितनी संख्या होती है, यानी राज्यसभा या लोकसभा की जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी सीट होती हैं, उसका 1/10 उपस्थित होना चाहिए किसी भी कार्यवाही की, यानी गणपूर्ति के लिए होना चाहिए। तो 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25 सदस्य। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, 25 सदस्य। वहीं लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का कितना हो जाएगा, तो 55 सदस्य, यानी कम से कम आपके लोकसभा में 55 सदस्य जो होने चाहिए वो गण आपूर्ति के लिए होने चाहिए। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। तो पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपको लोकसभा को, है ना, लोकसभा को जाना जाता है। इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, निम्न सदन के भी नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है ना, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन से और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो होती है, लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत बनाया गया है, लोकसभा अनुच्छेद 81। वहीं राज्यसभा के बारे में जो राज्यसभा की जो स्थापना हुई है वो किस आर्टिकल के तहत हुई है, तो आर्टिकल 80 के तहत हुआ है ना, 80 के तहत हुआ है। और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो संसद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो होती है किस आर्टिकल के तहत होती है, तो इनकी नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 324 के 2 के तहत होती है ना, अनुच्छेद 324 के 2 के तहत होती है। भारत के मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। 17 नंबर, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ना, निंदा प्रस्ताव जो लाया जाता है वो किस में लाया जाता है, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी विशेष मंत्री विशेष के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये 17 का क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा, 17 का बी। 18 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 174 का 2।
अनुच्छेद 174 के 2 में विधानसभा के विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। ठीक है, वहीं पर अगर बात किया जाए अनुच्छेद 74 के 1 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 74 का 1 जो है ये राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 174 का राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 170 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 170 जो है ये विधानसभा की संरचना से संबंधित है ना, विधानसभा की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 170। वहीं पे अगर बात किया जाए अनुच्छेद 174 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 174 में किस चीज़ का जिक्र है, तो वहाँ पे विधानसभा के सत्र, विधानसभा के सत्रावसान और विधानसभा के विघटन की, है ना, विघटन की सामान्य चर्चा की गई है ना, इन सबों की सामान्य चर्चा की गई है। तो ये चीज़ें आर्टिकल 174 से संबंधित है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जा रहा है मेरे भाई, 18 का सही आंसर हो जा रहा है सी नंबर 174 का 2। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, शपथ नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शपथ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, तो इनका जो अध्यक्ष बनते हैं उससे पहले वो सदस्य के रूप में, है ना, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं होता है। तो ये आपका 19 का हो जाएगा, क्या ना हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर, प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी, है ना, 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी, तो ये 6 माह के अंदर कर दिया गया था। तो 6 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रारूप समिति आपको पता ही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना, भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे आपके, इसके 6 सदस्य हुआ करते थे, है ना। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, एक अध्यक्ष को लेकर 7 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से मेंबर थे, तो पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो एक तो आपके अंबेडकर जी अध्यक्ष हो गए, दूसरा अगर बात किया जाए तो गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद अगर बात किया जाए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, है ना, कन्हैया माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट अगर सदस्य की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे आपके, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एन माधव राव, है ना, एन माधव राव। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे, डीपी खेतान, है ना, डीपी खेतान। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, इनके सदस्यों के नाम याद रखिएगा। माधव जो राव थे, एन माधव राव जो थे, वो किनकी जगह पे आए थे ये भी याद रखिएगा। तो ये आए थे आपके वीएल मित्र की जगह पे आए थे, है ना, वीएल मित्र की जगह पे आए थे एन माधव राव। और डीपी खेतान जो हुआ करते थे ये आए थे आपके टीटी कृष्णमाचारी के जगह पे आए थे। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखिएगा। तो आपका 20 का जो सही आंसर हो जा रहा है वो सी नंबर हो जाएगा 6 माह के अंदर। 21 नंबर, मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो मूल अधिकार का जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किस अधिवेशन में तैयार किया था, तो ये आपके कराची अधिवेशन में हुआ था, है ना, कराची अधिवेशन जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो यहीं पे मूल अधिकार का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। तो कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर, है ना। ट्रांसड्यूसर जो है वो युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। तो हमारा 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तापमान पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C/5 बराबर F-32/9, है ना। अब इसके स्थान पे आप इसका मान पुट कर दीजिए, यानी C/5 कर दीजिए। फ़ारेनहाइट
के बराबर फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में 200 डिग्री माइनस 32 कर दीजिए बटे 9 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी 93.3 डिग्री सेल्सियस, यानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बराबर है कितने डिग्री सेल्सियस के, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 23 का सी नंबर आंसर। 24 नंबर, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा, है ना। तो विद्युत खर्च जो होता है दोस्तों वो हम लोग यूनिट में निकालते हैं, और यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। तो वह 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो जाता है, वाट, है ना, वाट गुना घंटा बटे 1000, वाट गुना घंटा बटे 1000। तो यहाँ पे वाट दे रखा है, कितना दे रखा है, वाट दे रखा है आपका 100 वाट दे रखा है, और कितना घंटा दे रहा है, 20 घंटा दे रहा है, और 20 घंटा दे रहा है, और बटे 1000 करते हैं, बटे 1000 करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, 30 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 यूनिट आ गया, है ना। एक बल्ब कितना खर्च कर रहा है, तो एक बल्ब जो होता है 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो आपका 5 बल्ब कितना यूनिट खर्च करेगा, तो 5 बल्ब कितना यूनिट खर्च कर देगा दोस्तों, तो 5 गुना 2 बराबर कितना हो गया आपका 10 यूनिट खर्च हो गया, है ना, 10 यूनिट खर्च हो गया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 25 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ना, कौन सुमेलित नहीं है, टोकोमीटर दाबांतर, आमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप, एनीमोमीटर वायु की चाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये टेकोमीटर सुमेलित नहीं है। टेकोमीटर जो होता है वो दाबांतर नहीं मापता है, बल्कि क्या मापता है, घूर्णन गति को मापता है ना, घूर्णन गति को मापता है। तो ये याद रखिएगा आपका। तो 25 का अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, 25 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो शरीर के ताप को नियंत्रण रखने का, है ना, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का काम है पसीने का। तो ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना, 26 का ए नंबर। 27 नंबर, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, किस कलर का होता है ब्लैक बॉक्स, तो इसका नाम ही सिर्फ ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है, ये एक क्या है, ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस है ना, ऑडियो को रिकॉर्ड करने का डिवाइस है। ये जो पायलट होते हैं उनके चैम्बर में इसे फिक्स किया जाता है, और किसी दुर्घटना वगैरह के समय में पायलट के द्वारा आपस में या कंट्रोल रूम से जो बातचीत की जाती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और इससे जांच में, किसी प्लेन की दुर्घटना वगैरह की जांच में इस ब्लैक बॉक्स से मदद मिलती है। तो इसका अपना 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपको पता होगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक है, कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग होता है ना। वहीं पर अगर ध्वनि की वेग की बात किया जाए तो कितना हो जाता है, 331 मीटर पर सेकेंड हो जाता है ना, 331 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हमारा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 29 नंबर, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है ना, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो प्रक्रिया आपकी कहलाती है वो कहलाती है डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन कहलाती है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की घटना डिपोजिशन कहलाती है। वहीं पर अगर बात किया जाए ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की अगर बात किया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाता है या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। डिपोजिशन यानी आपका इसको हिंदी में कहेंगे निक्षेपण कहेंगे, है ना, निक्षेपण कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो 29 का ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है ना, कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है, तो ये कैथोड पर जो होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो हमारा 30 का जो आंसर हो जाता है मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, है ना, तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो उसे व्यवस्थित किया गया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो क्या है, पहला तत्व जो होगा वो हर एक 8वें तत्व के
समान गुणधर्म का होगा। ये चीज़ें न्यूलैंड ने बताई थी, यही आपका अष्टक नियम है। न्यूलैंड ने जो है ये कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, तो ये भी याद रखिए, इसने 56 तत्वों को इसी क्रम में व्यवस्थित किया था, जिसमें इसका पहला तत्व जो था यानी फर्स्ट जो एलिमेंट था वो कौन था, इसका हाइड्रोजन था, है ना। क्या था, हाइड्रोजन था। वहीं पे लास्ट अगर तत्व की बात किया जाए तो लास्ट तत्व कौन सा था दोस्तों, तो ये था आपका थोरियम था। ये भी याद रखिएगा, न्यूलैंड का लास्ट तत्व कौन सा था, थोरियम था। ठीक है, तो हमारा 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जा रहा है, बी नंबर। 32 नंबर, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CH3OH और C2H5OH हो जाएगा। तो 32 का अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। तो सोडियम की परमाणु संख्या जैसा कि आप लोगों को पता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281, है ना। तो सबसे बाहरी कोष कौन सा है, लास्ट वाला सबसे बाहरी कोष है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी नंबर 1 हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है ये पूछा गया है। तो मीथेन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है ना। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। मीथेन क्या है, मीथेन यौगिक है, यौगिक है जिसका निर्माण जो हो रहा है किससे हो रहा है, जिसका निर्माण आपके हाइड्रोजन और कार्बन से जिसका निर्माण हो रहा है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्माण होता है मीथेन का। तो 34 का डी नंबर हो जाएगा, 34 का आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है ना। जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, तो कोयला जो होता है ये जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। हाँ, ये ऊष्मा देता है, लेकिन औरों की तरह जैसे हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह को जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं या डीजल को जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होती है। लेकिन कोयला को जब जलाते हैं तो इससे ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। तो 35 का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 36 नंबर, ट्रिप्सिन बदलता है ना। ट्रिप्सिन बदलता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, वसाओं को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फुक्रोज में, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, है ना। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है ट्रिप्सिन। तो 36 का सही आंसर अपना ए हो जाएगा। 37 नंबर, एरोटिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है, एरोटिक वाल्व जो है ये निम्नलिखित में से क्या है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच के वाल्व को क्या कहा जाता है, एरोटिक वाल्व कहा जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए हृदय के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, हृदय के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पेटिका डर्मियम, है ना, पेटिकाडीरियम, है ना, पेटिकाडीरियम कहा जाता है। वहीं पर अगर बात किया जाए हृदय के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंडोकार्डियम, है ना, एंडोकार्डियम। और हृदय के मध्य परत यानी बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हृदय के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका पेटिकोकार्डियम। हृदय के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है, तो भीतरी परत को कहा जाता है एंडोकार्डियम कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है। और हृदय के मध्य परत को क्या कहा जाता है, तो मायोकार्डियम कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो 37 का सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, 37 का डी। 38 नंबर, माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है, पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है। तो माहवारी जो चक्र होता है, मासिक धर्म जो होता है, इसमें पुट्टिका प्रावस्था जो होती है ये 10 से 12 दिनों की होती है ना, 10 से 12 दिनों की होती है। और ये स्टार्ट कब हो जाता है, तो मासिक धर्म के पहले दिन ही स्टार्ट हो जाता है। और पहले दिन से लेके, है ना, पहले दिन से आपके ओव्यूलेशन तक, है ना, ओव्यूलेशन तक ये अवस्था चलती रहती है, जिसे आपके कहा जाता है पुट्टिका प्रावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। हिप्टोलॉजी संबंधित है किससे, हिप्टोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये याद रखना है आपको,
हिप्टोलॉजी जो है ये यकृत के अध्ययन से संबंधित है। हिप्टोलॉजी का सही आंसर यानी 39 का सही आंसर यकृत के अध्ययन। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पता ही होगा, हेमेटोलॉजी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहलाता है आपके रुधिर का अध्ययन, हेमेटोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूरोलॉजी हो जाता है। और मानव सौंदर्य का जो अध्ययन हो जाता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कालोलॉजी कहलाता है ना। कालोलॉजी कहलाता है, कालोलॉजी, है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो 39 का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? हिप्टोलॉजी संबंधित है यकृत के अध्ययन से, 39 का बी। 40 नंबर, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में किससे निर्दिष्ट होता है ना। वास्तविक फल निम्नलिखित में किससे निर्दिष्ट होता है? तो ये होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ये चीज़ें आपका तब वो क्या निर्दिष्ट करता है कि ये आपका क्या है? वास्तविक फल है ना। जब पुष्प केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो ये निर्दिष्ट होता है कि जो वो क्या है, वो एक वास्तविक फल है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू सही सुमेलित नहीं है। आलू क्या है? तो आपको पता होगा आलू क्या है? आलू एक तना है ना। आलू क्या है? एक तना है जो कि हम लोग खाते हैं। तो आलू के तने भाग को हम लोग खाते हैं। तो 41 का डी नंबर आंसर। 42 नंबर, पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक था। और इसके बाद है ना इसे समाप्त कर दिया गया था आपको। और ये पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या चीज़ें आ गई थी? नीति आयोग आ गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में हुआ था। तो आपका 43 का ए नंबर आंसर, 43 का ए नंबर। 44 नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अपना 44 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 44 का बी। 45 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? है ना। सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो वाणिज्य मंत्री थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद, है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के द्वारा, है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के द्वारा इस चीज़ की घोषणा की गई थी, जारी किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 तो हो गया दोस्तों, 1948। 46 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? है ना। कौन से कारक आवश्यक हैं? तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, भौतिक पूंजी और श्रम इनकी आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर बात किया जाए दोस्तों कि चौथी, है ना, चौथा कारक क्या है ना। चौथा कारक क्या है? तो वो चौथा कारक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मानव हो जाएगा। 3 कारक तो आपको ऑप्शन में दे रखे थे, एक चौथा कारक कौन सा हो जाएगा? तो मानव, है ना। ये भी याद रखिएगा। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो की गई थी ये 1982 ईस्वी में की गई थी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 48 नंबर, भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन थे? भारत के प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों? स्नेहलता श्रीवास्तव, है ना। प्रथम महिला जो लोकसभा के महासचिव थे कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। वहीं पर अगर मीरा कुमारी की बात किया जाए तो मीरा कुमारी कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, है ना। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमारी थी।
वहीं बात किया जाए वायलेट अल्वा के बारे में अगर बात किया जाए तो ये प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति थी, है ना। प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति थी कौन? वायलेट अल्वा थी। और वहीं राजकुमारी अमृता कौर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पहली महिला हैं जो कि केंद्रीय मंत्री थे। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो अपना क्या हो जाएगा 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। 49 नंबर, प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है ये आपके 21 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए 24 जनवरी जो होता है इस दिन अपना यूपी जो होता है, यूपी अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 1 अप्रैल की अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल को ओडिशा अपना स्थापना दिवस मनाता है, ओडिशा अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 14 अप्रैल की अगर बात किया जाए तो इस दिन तमिलनाडु, है ना, कौन दोस्तों? तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये भी याद रखिएगा आपका। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर, लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है ना। लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो ये आपका जो हो जाता है किस देश का? जर्मनी देश का, है ना। लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा जर्मनी देश का है। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, 50 का सी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है ना। महिला एकल का पूछा जा रहा है। तो महिला एकल का जो खिताब जीती है वो किसने जीता है? तो वो आपके मैडिसन कीज ने जीता है ना। मैडिसन कीज ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हो जाता है यूएसए से संबंधित, है ना, यूएसए की है। वहीं पर अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल की उपविजेता की अगर बात किया जाए तो उपविजेता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आरियाना सबालेंका, है ना। आरियाना सबालेंका हो जाती हैं, ये उपविजेता हो जाती हैं। ये इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हो जाएगा आपके बेलारूस से, है ना, बेलारूस से इनका संबंध हो जाएगा। तो आपका 51 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, 51 का बी नंबर। 52 नंबर, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। कौन सा कथन गलत है? यह 9वां संस्करण है। इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। सर्वाधिक 263 रन रविंद्र बनाए, या सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका उपविजेता जो था वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बल्कि कौन था इसका उपविजेता? इसका उपविजेता जो था ये था आपका न्यूजीलैंड था, है ना, न्यूजीलैंड था। यानी कि भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके इस खिताब को जीता था। तो ये याद रखिएगा। आपका 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 53 नंबर, भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये विश्व का चौथा देश बना है। इससे पहले यानी हमसे पहले 3 और देशों ने ये कारनामा कर रखा है। तो वो कौन कौन से देश हैं? वो आपके हैं रूस, है ना, चीन और आपके यूएसए। तो इससे पहले, भारत से पहले इन तीनों देशों ने ये कारनामा कर रखा है। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 54 का, वो कौन सा हो जाएगा? पहला देश आपका भारत है। तो 54 का सी नंबर। 55 नंबर, कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रम की कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो ये जो निर्धारित करने की सिफारिश किया गया है वो 400 सिफारिश किया गया है, कि यानी कम से कम जो दैनिक मजदूरी होगी वो कितना होगा? आपका 400 होगा, है ना, 400 होगा। वहीं पर अगर बात किया जाए मनरेगा में पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 150 दिन का, है ना, कि 150 दिन काम मिलेगा। तो 55 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है ना। भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या जो है वो कितना है? तो वो आपका हो जाएगा 6327, है ना। 6327 जो है भारत में डॉल्फिन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 2397 यूपी में पाया जाता है। और फिर इसके बाद बिहार की बारी आती है। बिहार में डॉल्फिन की संख्या जो है 2220 है
है ना, 2220 है। तो इस तरीके से ये दोनों डाटा भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का ए नंबर 6327। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ये आपका 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वहीं पे अगर एमपी बाघ अभ्यारण्य की बात किया जाए तो एमपी में ये 9वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये भी याद रखिएगा। 57 का डी नंबर आंसर। 58, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ना? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, अयोध्या राम मंदिर को सम्मानित किया गया है। तो 58 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 59 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो स्वदेश दर्शन योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? वर्ष 2015 में किया गया था। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किन की आत्मकथा है? किन की आत्मकथा है? तो ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा ये बांड्रू दत्तात्रेय का आत्मकथा है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था, है ना। जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहले कुलपति के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके शशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है ना। शशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है, पहले राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका 61 का डी नंबर। 62 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है ये किसे नियुक्त किया गया है? रितु बिहारी को नियुक्त किया गया है। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 62 का ए। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है वो आपका किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 64 नंबर, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है ना? निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? एक देश एक धड़कन पहल की जो शुरुआत की गई है ये आपके सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। तो 64 का सी नंबर। 64 का सी नंबर। 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मार्कोसुर व्यापार समझौते को विस्तार देने की घोषणा की गई है? तो ये जो समझौता किया गया है भारत ने किया है अर्जेंटीना के साथ। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 65 का डी नंबर। 66 नंबर, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो मनाया गया वहाँ पे भारतीय मजदूरों को पहुँचने की, तो ये मनाया गया आपका 100वीं वर्षगांठ मनाया गया। तो आपका 66 का बी नंबर आंसर। 66 का बी। 67, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना सरकार ने 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 68 नंबर, मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये जो किया गया है आपके द्रव्य रत्नाकार निघंटु, फिर आपके क्या हो जाएंगे? द्रव्य नामाकार निघंटु। तो इन दोनों को जो पुनर्जीवित किया गया है तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर 1 और 2 है ना। 1 और 2। 68 का सी। 69, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल का नाव भेंट की। यह किस कला में बनी हुई है? तो ये जो बना गया है वो किस कला में? तो ये ढोकड़ा कला में बना है ना। ढोकड़ा कला में बना है। तो आपका 69 का ए नंबर। 69 का ए। 70 नंबर,
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दोस्तों। 71 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो मनाने की घोषणा की गई है, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को ये जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। जल जीवन हरियाली दिवस, ये इसकी जो शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ये किया गया था 2019 में, इसकी ये मिशन को स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 72 नंबर, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं, है ना, यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेते हो विद्यालय, है ना, विद्यालय, तो यहाँ पे इसके सार्थक खंड बनेंगे, क्या बनेंगे आपके? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो दो सार्थक खंड बन रहे हैं, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो ये इस वजह से ये 72 का सी हो जाएगा। 73 नंबर, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है ना, विग्रह सहित भेद है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अंशु है माला जिसकी वह सूर्य, यानी बहुब्रीहि समास। तो ये 73 का ए नंबर हो जाएगा। 74 नंबर, डैश बदलते रहना, है ना, क्या बदलते रहना? तो करवटें बदलते रहना। तो 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। तो 75 का ए नंबर। 76 नंबर, ट्रांसलेट करना है आपको। दबे पांव चलो, है ना, दबे पांव चलो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वॉक ऑन द टिप टोज, है ना। तो 76 का बी नंबर। 77 नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉय। पैसिव वॉय में चेंज करना है। तो समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। तो 77 का सी हो जाएगा। 78 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। प्रदोत जो थे वो किस राज्य के राजा थे? तो प्रदोत जो हुआ करते थे वो आपको इनसे मिलान करना है। तो प्रदोत का क्या हो जाएगा? ये अवंती राज्य के राजा हुआ करते थे। तो अवंती राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो अवंती की 2 राजधानी हुआ करती थी। जो उत्तरी अवंती हुआ करती थी उसकी राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? तो उज्जैनी हुआ करती थी। वहीं पे दक्षिणी अवंती जो थी इसकी राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? माहिष्मती हुआ करती थी, है ना। उज्जैन जो हुआ करते थे ये राजा कहाँ के हुआ करते थे? तो ये वत्स के राजा हुआ करते थे, है ना। उज्जैन जो हुआ करते थे वत्स के राजा। और वत्स की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? तो वत्स की राजधानी आपके वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, है ना। प्रसेनजीत जो हुआ करते थे ये कौशल के राजा हुआ करते थे। और कौशल की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? ये श्रावस्ती हुआ करती थी, है ना। और अजातशत्रु मगध का राजा हुआ करता था। और मगध की राजधानी कहाँ पे थी? तो मगध आपकी राजगृह या राजगृह हुआ करता था। तो ये इस तरह से आपका 78 हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, है ना। 78 का सी नंबर। 79 नंबर, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो झंझवात के देवता थे इंद्र जो थे वो झंझवात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। तीसरा, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। चौथा, वर्षा के देवता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला और चौथा हो जाएगा, यानी झंझवात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो 79 का डी हो जाएगा। 80 नंबर, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेख में किया जाता था? तो मोडी लिपि का जो प्रयोग किया गया था वो मराठों के लेख में किया जाता था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का डी नंबर। 81 नंबर, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो ये किसने दिया था? ये तो दिया था आपके फाजिल मोहम्मद खान ने, फाजिल मोहम्मद खान ने। तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर मेरे भाई। 82 नंबर,
जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ये गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, जिन्होंने सहायक संधि शुरुआत किया था। तो आपका 82 का सही सी नंबर, 82 का सी नंबर, 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन आपके सामने है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। दूसरा कथन है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था। तीसरा कथन है हैदर अली की मृत्यु 1783 ईस्वी में हुई थी। चौथा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पाटोनोवा के युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 और 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। यानी कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये सही है। दूसरा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं के 1780 में पोलीलूर में हराया था, ये भी सही है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी, ये कथन गलत है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में नहीं बल्कि 1782 ईस्वी में हुई थी, तो इस वजह से ये कथन गलत है। चौथा क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पाटोनोवा के युद्ध में पराजित किया था, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 83 का बी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? तो ये किस अधिवेशन में बताया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो ये बताया गया था आपके लखनऊ अधिवेशन में। तो 84 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, 84 का डी नंबर। 85 नंबर, कांग्रेस द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टियों को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन फ्रीडम पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो ये जो ज्वाइन किया था किस पार्टी का? तो वो किया था आपके इंडियन लिबरल फेडरेशन को ज्वाइन किया था। इसकी स्थापना 1919 में होती है, 1919 में होती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के जिस समय आया था, रिपोर्ट आया था, उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी? तो ये जो हुआ था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी की स्थापना में, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। स्वराज पार्टी आपको पता ही है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ये आपको याद ही होगा। और ये आपका क्या हो जाता है? इंडियन फ्रीडम पार्टी। इंडियन फ्रीडम पार्टी जो हुआ करता था ये आपका 1959 से लेके 1959 से लेके 1974 तक अस्तित्व में था। तो ये इस वजह से आपका 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 86 नंबर, निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? है ना, प्रार्थना समाज की मांग कौन सी थी? अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा, 86 का डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपके आत्माराम पांडुरंग ने किया था, है ना, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, है ना, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? है ना, त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, कौन सा देश? तो इसमें इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, है ना। इटली, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ये जो थे त्रिदेशीय संधि के सदस्य थे, और इटली इसमें से त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। तो ये भी याद रखिएगा, त्रिदेशीय संधि जो था ये रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर अगर बात किया जाए इटली, है ना, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, है ना, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो त्रिगुट की स्थापना की गई थी, और ये कब किया गया था? 1882 में, है ना, 1882। तो याद रखिएगा आपका 87 का डी नंबर, यानी इटली जो था वो त्रिगुट देश से संबंधित था।
ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। गुलाबों का जो युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, तो ये आपके 1455 से लेके आपका 1485 तक चला था आपका। तो 88 का सही आंसर बी नंबर, 88 का बी नंबर। 89 नंबर, बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है। बोस्टन की चाय पार्टी का घटना का संबंध जो है कि घटना जो घटित हुई थी वो कब घटित हुई थी, अमेरिका की क्रांति के समय घटित हुई थी। और बोस्टन की चाय पार्टी ये जो घटना घटित हुई थी ये आपके 16 सितंबर 1773 को घटित हुई थी, है ना। 16 सितंबर 1773 को घटित हुई थी, जो कि अमेरिका की क्रांति की एक तात्कालिक घटना भी कहा जाता है। 90 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। पायराइट जो होता है ये किस जिले में संबंधित है, तो पायराइट जो है रोहतास जिले से संबंधित है। यूरेनियम जो पाया जाता है गया जिले में। गैलेना जो पाया जाता है मुंगेर जिले में पाया जाता है। एस्बेस्टस जो पाया जाता है ये बांका जिले में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप डी नंबर हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, ठीक है। 91 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो बिहार में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। तो 91 का डी नंबर। 92 नंबर, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये कौन से व्यक्ति ने लिया था, तो ये फानेंद्र नाथ घोष ने लिया था। किसने लिया था, फानेंद्र नाथ घोष ने। तो 92 का सही आंसर ए हो जाएगा। 93 नंबर, 45 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष से एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत 6 माह बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, है ना। तो ये तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा। 45 गुणे 14 कर लीजिएगा। 45 गुणे 14 करिएगा तो 630 आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक को शामिल करने पर यानी 46 व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो 6 माह बढ़ जाता है। तो 14.5 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 667 हो जाएगा, है ना। तो शिक्षक की आयु निकालना है तो 667 माइनस 630 कर दीजिएगा। तो 37 वर्ष जो आ जाएगा ये शिक्षक की आयु आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से आपका मैथ दे रखा है, 5-6 क्वेश्चन है। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं फटाफट से इसको बता देता हूँ, बस सिर्फ इसका आंसर ही बता देता हूँ। बाद बाकी सॉल्यूशन आप लोग इसका देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसमें इसका सॉल्यूशन बता देंगे। 94 का जो सही आंसर हो जाएगा, 94 का जो सही आंसर हो जाएगा 565 हो जाएगा। 94 का बी नंबर। 94 का बी। 95 नंबर जो हो जाएगा आपका, 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, 189.46। 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। 96 का बी नंबर हो जाएगा। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 81:48:22 हो जाएगा। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 99 का दही दूध हो जाएगा, है ना, दही दूध। और 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 100 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, है ना। 100 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका 53, है ना। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट, हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त यहीं पे होता है। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और अगर इसमें कुछ गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।